और सारे जो भी लोग हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, वो हमें जानते हैं ऑलरेडी। बट जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, डॉक्टर श्रीकांत सन्मुख करके हमारे जो टीम मेंबर हैं, वो मध्य प्रदेश में पढ़ाते हैं। सो वो कॉलेज के जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए वी आर अ टीम, आयुर सेवा टीम। आई एम डॉक्टर स्नेहिल मकवाना एंड डॉक्टर हीमा नानावटी विथ मी। हम लोग आज हिस्ट्री टेकिंग शुरू करेंगे, बेसिक जो श्रीकांत सर ने बताया था आपके लिए करना है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हो। सो बेसिक होता है किसी भी केस टेकिंग में शुरुआत करना हिस्ट्री टेकिंग से। हिस्ट्री टेकिंग को हम एज अ ट्रांसलेटर समझेंगे। पेशेंट हमको कहता है कि मुझे दुख रहा है, सो हमारे माइंड में वात है ऐसे आना चाहिए। पेशेंट हमें कहता है कि हमें जलन है, तो हमें हमारे माइंड में पित्त ये आना चाहिए। सो वो ट्रांजिशन कैसे करना है, ट्रांसलेशन कैसे करना है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। डॉक्टर हीमा नानावटी मैम है, वो आज हमें हिस्ट्री टेकिंग की तरफ लेके जाएंगे। आई विल बी राइटिंग ऑन द स्क्रीन शेयर ऑप्शन। सो आपको ये भी समझेगा कि हम केस कैसे लेते हैं, कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हम आपको ये भी समझाएंगे कि उसमें से इंटरप्रेट कैसे करना है। सो श्रीकांत सर से बात हुई थी, और डॉक्टर रुचि आप शायद और आज हम ये ऐसे कर रहे हैं कि लाइव सेशन कर रहे हैं। लाइव हम हिस्ट्री टेकिंग कैसे कर रहे हैं पेशेंट का, एज अ डेमो, एज अ डमी। सो डॉक्टर रुचि है इज वॉलेंटियर फॉर इट। डॉक्टर रुचि, आपको मैं प्रेजेंटर कर रहा हूँ, सो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड अनम्यूट योर, you can start your video also, and then we can start with the history. So यहाँ पे Snail, you will have to unmute yourself, huh? Yes. So Snehal right now is using the app that we use in our clinic, but you can use your own paper to jot down whatever history we are taking. I hope everybody is okay with Hindi and English. If anybody needs only Hindi, then just let me know. मैडम, स्टूडेंट्स ने हिंदी बताने कंफर्टेबल से बताने, Okay. सो दे विल रिक्वायर हिंदी। रुचि, आपकी एज और फोन नंबर मुझे लगेगा टू राइट डाउन योर केस। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और आपका कैमरा ऑन कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सर। रुचि, आपका कैमरा ऑन कीजिए ना प्लीज, बिकॉज हम आपको एज अ पेशेंट आज ले रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी द डमी पेशेंट। डमी मतलब रियल डमी पेशेंट वैसा। ओके, जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रुचि, आपके पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर मनीष जी चतुर्वेदी। अच्छा, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, बिकॉज हमारा ना ऐप पे मोबाइल नंबर के बगैर आपका केस रिकॉर्ड ही नहीं होगा, इसलिए मोबाइल नंबर बता दीजिए। ये हर एक फील्ड जो हिस्ट्री टेकिंग में लेते हैं उसका भी इम्पोर्टेंस है। और क्यों माता मतलब फादर का नाम पूछना या हस्बैंड का नाम पूछना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके भी सारे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। फिलहाल हम जस्ट केस टेकिंग कर रहे हैं। नंबर बता दीजिए आपका। 7000 366 491। आपकी एज बता दीजिए। एज 22। डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। 6 मई 2001। ओके, स्नेल स्टार्ट करूं? रुचि, आपकी मेन कंप्लेंट्स क्या है? यस। आपके कंप्लेंट्स बता दीजिए पहले। एक्चुअली मुझे ना एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में थोड़ा पेन हो रहा है बार बार। मतलब ऐसा पेन है कि ये कभी होता है, कभी अपने आप बंद हो जाता है। मतलब इसके लिए मैं कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ, अपने आप थोड़े टाइम में बंद हो जाता है, लेकिन जब होता है तो बहुत इंटेंस पेन होता है। बस मुझे स्टूल प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। मतलब स्टूल पास कर, मतलब वैसे तो रोज स्टूल आ रहा है, लेकिन स्टूल पास होने के बाद भी मुझे हैवीनेस और अनइजी सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि प्रॉपर पेट खाली अभी हुआ नहीं है।
और बीच में 1-2 दिन मतलब ऐसा हो गया था कि स्टूल आया ही नहीं था। उसके बाद में अभी भी मतलब डेली जब स्टूल आ रहा है तो मुझे स्टूल पास करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, मतलब उस एनल रीजन में पेन होता है, प्लस साथ में मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके स्टूल वहां से पास होता है। ओके। और और ये पेट इशू जो है मैम, ये मुझे मतलब अप्रोक्स 15 डेज से हो रहा है। थोड़ा ओके। मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब अभी मैंने थोड़ा एक दिन बाहर खाना खा लिया था तो उसके बाद से मुझे ये मतलब इम्प्रॉपर डाइजेशन वाला इशू हो गया, तब से ही हुआ है। और ऐसा मेरे साथ यूजुअली होता ही है, अगर मैं एक दिन थोड़ा सा भी एक टाइम भी अगर बाहर थोड़ा हैवी मील कुछ ले लेती हूँ तो उसके बाद मेरा डाइजेशन डिस्टर्ब हो ही जाता है। ये चीज तो मुझे बहुत टाइम से है ही, मतलब ये चीज अभी 1 मंथ से हो रही है कि अगर मैंने कुछ भी ले लिया है मेरा डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है। ओके। आपको ये जो पेट में दर्द होता है वो खाना खाने से पहले, बाद में, या कब होता है? खाली पेट होता है, भरे पेट होता है, या खाना खाने के इमीडिएट बाद होता है, या मोशन से कोई रिलेशन है इसकी? मैम अगर मोशन पास नहीं हुआ है, मतलब स्टूल अगर नहीं पास हुआ है तो मुझे पेन होता है। अगर पेट खाली हो गया है तो फिर ऐसा पेन या फिर ऐसा कुछ इशू नहीं होता। ओके। ये जो पेन की इंटेंसिटी है, अगर 0 को मान के चलो कि बिल्कुल पेन नहीं है, और 10 मतलब बिल्कुल अनबेरेबल है, तो ये पेन की इंटेंसिटी एवरीडे कितनी होती है जब ये आपको दिक्कत होती है तभी? मतलब ये डिफर करती है, बाकी 10 अगर हम लेते हैं तो 6 मंथ। 6 मान के चलो। अच्छा, मोशन आ जाए तो वो 0 पे चली जाती है, या फिर भी 1-2 का डिस्कम्फर्ट रहता है? नहीं मैम, पेन तो फिर नहीं होता, लेकिन मोशन आने के बाद में भी मतलब मुझे भी इनकम्प्लीट सा लगता है। पेन का फिर इशू नहीं रहता, मोशन आ जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके। पेट दर्द जब भी होता है तभी और कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है? ऐसा लगता है वॉमिट हो जाएगी, या मैम वॉमिट जैसा भी लगता है। लगता है? ओके, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप हमेशा भूख लग के खाना खाते हैं या बिना भूख का खाते हैं? मैम भूख लगती है, खाना तो मैं तभी खाती हूँ जैसे अगर मुझे भूख नहीं है तो मैं उस टाइम का मील स्किप कर देती हूँ। हम्म। लेकिन मतलब ऐसा है कि मैं अगर इस चीज को ध्यान में रख के भी खाना खाती हूँ तो भी मतलब वही है, मैं नॉर्मल अगर रोटी और दाल या रोटी सब्जी ऐसे थोड़ा खाती हूँ तो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर थोड़ा भी कुछ हैवी हो जाता है तो फिर वो डिस्टर्ब करता है। ओके। आप खाना खा लेते हो उसके बाद पेट फूलता है आपका? आवाज नहीं आई रुचि। ऐसा तो नहीं होता। ओके। आपको गैस होती है? हाँ मैम, अगर स्कूल प्रॉपर पास नहीं हुआ है तो गैसेस रहती हैं। ओके। गैसेस जब होती है तो ऊपर से आती है, नीचे से निकलती है, या पेट में ब्लोटिंग होती है आपको? एक्चुअली तो ज्यादातर ब्लॉटिंग होती है या फिर पास भी हो जाती है गैस बहुत बार। डकारे? यस मैम, डकार के थ्रू भी या फिर गैस नीचे से भी पास होती है, लेकिन ज्यादातर मुझे ब्लॉटिंग ही होती है। ब्लोटिंग ही रहती है। ओके। आपको कभी पेट में जलन होती है? गले में, यस मैम। छाती में? यस मैम। मैम वही है कि अगर स्टूल प्रॉपरली पास नहीं हुआ है तो मुझे पेट में भी जलन होती है, प्लस जो डकार आती है उसके साथ भी जलन होती है। और बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि स्टूल पास करते टाइम या तो पेन होता है या फिर कभी जलन भी होती है। ओके। आपको जो जलन होती है वो जनरली खाली पेट ज्यादा होती है या भरे पेट ज्यादा होती है? हरे पेट ही होती है। भरे पेट होती है। ओके, फाइन। आपको सर्दी कब होता है? नहीं मैम, अभी तो बहुत टाइम से नहीं हुई। ओके। सीजन चेंज पे होती है सर्दी? नहीं मैम, अभी तो नहीं हो रहा है। ओके। अच्छा, आपको जब भी ये एसिडिटी होती है या डकारें आती है तो कभी खट्टी डकार, कड़वी डकार, या तीखी डकार, ऐसे कोई टेस्ट होता है उसमें? मैम जो मैंने खाना खाया हुआ होता है वही टेस्ट वाली डकार रहती है। वही टेस्ट वाली डकार। ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके मोशंस दिन में रोज कितनी बार आते हैं?
मैम अभी अप्रोक्स 1 वीक से ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह मॉर्निंग में फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उस टाइम मुझे और पास होता भी नहीं है, मतलब अगर मैं प्रेशर लगा के भी ट्राई करूँ तो भी। फिर इवनिंग में वापस से ऐसा होता है कि अभी फिर से हैवीनेस लग रही है, तो मैं अगर मतलब वॉशरूम में जाके ट्राई करती हूँ तो फिर तब वापस एक बार हो जाता है, तो मतलब 2 बार हो रहा है। every day you go अब and sit even if there is no pressure. तो मैम अभी 1 वीक से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं मतलब हैवी हैवी लगता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार प्रॉपरली पास हो जाएगा तो शायद फिर नॉर्मल लगेगा। ये 1 वीक से ही हो रहा है वैसे ये प्रॉब्लम तो। ओके फाइन। आप जब भी मोशन जाने का सेंसेशन आता है तभी आप रोक पाते हो या आपको तुरंत भागना पड़ता है? होल्ड कर सकती हूँ। फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू कंफर्टेबली होल्ड? 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट। उसके बाद अगर आपने होल्ड किया तो पेट में दर्द या ब्लोटिंग बढ़ जाती है आपकी? यस मैम। ओके। फिर आप जब ये मोशन पास करने जाते हो तो कितना समय लगता है मोशन पास करके बाहर आने में? मोशन पास करने में भी टाइम लगता है, मतलब वही है मैम, एक बार मतलब 1-2 बार स्टार्टिंग में तो हो जाता है पास, लेकिन फिर उसके बाद में वापस से थोड़ा गैप हो जाता है, फिर वापस से मतलब थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, ऐसे करके मतलब प्रॉपर मोशन पास करने में भी टाइम लगता है, अप्रोक्स 10 मिनट बोल सकते हैं। ओके। आपका जो मोशन है इट इज इन वन प्रॉपर फॉर्म और इट इज लाइक पेस्ट फॉर्म? मतलब पास्ता टाइप है, नूडल टाइप है, कड़क हार्ड है तो नहीं कि रहता है, लूज ही रहता है। लूज रहता है आपके स्टूल्स? जी। ओके। स्टूल जो है वो लूज रहता है, कभी उसमें आपने कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल देखा है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं जैसे देखा। भिंडी के बीज, मेथी का पत्ता, टोमेटो स्किन, राई, जीरा, ऐसा कुछ देखा है? हाँ मैम, राई जीरा तो रहता है, हाँ। रहता है, ओके। आपने कभी पालक खाई तो कलर चेंज हो जाता है पार्टी का, या बीटरूट खाया कलर चेंज हो गया? नहीं मैम, चेंज। ओके। ओके। आप जब भी लीफी वेजिटेबल्स खा लेते हो तो और ज़्यादा पॉटी आती है, मतलब लाइक 2-3 बार हो जाती है, या फिर लूज मोशन टाइप हो जाता है कभी? नहीं मैम, मतलब 2-3 बार तो नहीं, लेकिन एक ही बार जब आता है तब थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी रहती है। ओके फाइन, ठीक है। ये जो आपकी पॉटी आती है ये पानी में ऊपर तैरती है कि नीचे बैठ जाती है? सिंक हो जाती है, नीचे हो जा डूब जाती है। में चिपचिपाहट होती है कि एकदम सूखी सूखी आती है? चिपचिपाहट होती है मैम। चिपचिपाहट होती है, ओके फाइन। आपके काफ में दर्द होता है? काफ, काफ जी क्या मैम। बोलते हैं, हाँ। पिंडलियों में रोज दर्द होता है? हाँ, ऐसे काफ लग रहा है मसल्स कि में पेन। घुमा दे तो अच्छा रहेगा, है ना? मैम ये अभी 2-3 दिन से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, काफ मसल्स में पेन। ओके फाइन। आपको लेटते ही नींद लगती है क्या? नहीं मैम, थोड़ा टाइम लगता है सोने में। कितना समय लगता है आपको? आधा पौन घंटा। ओके। विथ मोबाइल, विदाउट मोबाइल? विदाउट मोबाइल। अच्छा, पॉटी करने जाते हो तब भी मोबाइल लेके जाते हो या बिना मोबाइल के लेके जाते हो? लेके जाती हूँ। क्या बोल रहे हो? नहीं लेके जाती हूँ। नहीं लेके जाते, ओके फाइन, ठीक है। एक बार नींद लग गई उसके बाद कंटिन्यूअस स्लीप आती है या फिर सपने आते हैं, विचार आते हैं, या वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है? नहीं मैम, कंटिन्यू आती है। ओके। सुबह आप उठते हो तो फ्रेश उठते हो या थोड़ी देर ऐसे आलस आता है, मैं और थोड़ा सो लूं ऐसे लगता है? ये अभी मतलब 4-5 दिन से आलस आ रहा है, वरना तो मैं मॉर्निंग में उठने के बाद फ्रेशनेस लगती है, अभी उठने के बाद भी हैवीनेस लगता है और स्टूल पास नहीं होता है, और फिर ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और सो जाओ। लेकिन अगर मैं उठ के वॉशरूम हो आई हूँ और सब मतलब प्रॉपर हो गया है तो फिर उसके बाद में फ्रेश लगता है, उसके बाद नींद नहीं आती, फिर मैं पूरा दिन रिफ्रेश रहती हूँ। ओके। अब रात को सोने कितने बजे जाते हो? 11 बजे, अप्रोक्स 11। एंड सुबह उठते कितने बजे हो?
सुबह मैम 6 बजे तक। 6 बजे तक, ओके फाइन। आप सुबह उठने के बाद एकदम फ्रेश कितनी देर के बाद फील करते हो, लाइक अप एंड अबाउ? मैम अगर मतलब मैं वॉशरूम हो आई हूँ, अगर स्टूल पास हो गया है तो मुझे इमीडिएटली फ्रेशनेस लगती है, और अगर वो नहीं हुआ है तो मुझे पूरा दिन ही मतलब अनईजी लगता है, मतलब ऐसा लूज लूज और बॉडी में थका थका ऐसा ही लगता है। ओके फाइन, ठीक है। आपके पीरियड्स रेगुलर हैं? जी मैम। ओके। अभी आई नो दैट यू हैव वॉलंटियर्ड, बट आपकी ये सारी पर्सनल चीजें आपके क्लासमेट्स भी होंगे, ये सुन रहे हैं। आई होप यू आर ओके विद दैट, अदरवाइज वी कैन स्टॉप टिल हियर एंड वी कैन कंटिन्यू विद अदर थिंग्स वैसा। आई होप आप इनके जो भी क्लासमेट्स हैं, प्लीज ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी हैज वॉलंटियर्ड एज अ पेशेंट, सो प्लीज ये सब चीजें प्लीज मिसयूज मत कीजिएगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन है। आपके पीरियड्स कितने दिन पे आते हैं बेटा? मैम 25 डेज में आ जाते हैं मैम। ओके, 20 to 25 days या 25 days में? यस मैम। ओके। पीरियड जब भी आते हैं उसके पहले या ड्यूरिंग पीरियड्स आपके मूड स्विंग्स होते हैं या ब्लू? ज्यादा। ज़्यादा, ओके। इससे पहले रहते हैं। उसके पहले रहते हैं, ओके। पीरियड्स आने पे कम हो जाते हैं, ओके। जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तभी पेट दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, एनी ऑफ दोज कंप्लेंट्स? मैम पेन भी मुझे पीरियड्स के पहले होता है, मतलब मुझे ऐसा होता है कि पीरियड्स की मेरी जो डेट रहती है, मतलब उसके अगर उस टाइम पे नहीं आया है और अगर लेट हो गया है तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब उस टाइम मुझे रेस्ट करना ही पड़ता है, वरना मुझे सिर्फ पीरियड्स में फर्स्ट डे पेन रहता है, उसके बाद नॉर्मल, मतलब उसके बाद मुझे पेन या फिर कुछ भी फील नहीं होता। ओके। पीरियड्स आते हैं तो कितने दिन चलते हैं आपके पीरियड्स? 7 डेज। ओके, 7 डेज सातों के 7 दिन फ्लो रहता है या कुछ दिन कम, कुछ दिन ज्यादा, कुछ दिन स्पॉटिंग ऐसी रहती है? मैम स्टार्टिंग के 5 डेज प्रॉपर फ्लो रहता है, मतलब हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर लास्ट 2 डेज थोड़ा ही रहता है मतलब। ओके। जब भी आपकी फ्लो आती है तो उसमें क्लॉट्स गिरते हैं या कोई स्मेल यस आता मैम। है? यस मैम, क्लॉट्स भी रहते हैं, स्मेल भी रहता है। ओके। पीरियड का कलर जो है, ब्लड का कलर है, वो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, लाइव और लीव, उसका जो रेड कलर है वैसा रेड कलर है या उससे डार्क है या उससे एकदम फीका वाइटिश है? डार्क कलर है मैम। इससे डार्क है। इज इट टुवर्ड्स ब्राउन और ब्लैकिश? यस मैम, टुवर्ड्स ब्राउन मरून कलर, मतलब थोड़ा डार्किश ही रहता है। ओके फाइन, ठीक है। आपको वाइट डिस्चार्ज होता है बिफोर पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स? यस मैम, बिफोर एंड आफ्टर पीरियड्स होता है, अप्रोक्स 2-3 डेज बिफोर एंड आफ्टर। ओके फाइन, ठीक है। एनी अदर कंप्लेंट्स ड्यूरिंग योर पीरियड्स? नहीं मैम, बस यही रहता है कि मुझे पीरियड स्टार्ट होने के पहले मूड स्विंग्स भी रहते हैं, मतलब 3-4 दिन पहले तक, और फिर ऐसा रहता है कि जब तक पीरियड्स नहीं आता तब तक प्रॉब्लम रहती है ये, और प्लस इसके साथ में पेन जो है, बैक पेन और लोअर एब्डोमेन पेन, ये भी मुझे पीरियड्स के पहले होता है। और कभी अगर ऐसा होता है कि अभी मैम लास्ट 2 मंथ से ऐसा हो रहा है कि मुझे पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब मुझे थोड़ा ब्लड निकला है, लेकिन उसके बाद में फिर प्रॉपर फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ, तो मुझे जब तक प्रॉपर फ्लो स्टार्ट नहीं होता है, एक बार पीरियड स्टार्ट होने के बाद, तो तब मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, और ये भी लास्ट 2 मंथ से हो रहा है कि मुझे स्टार्ट तो हो गया है लेकिन फिर पूरा एक दिन तक मुझे प्रॉपर फ्लो नहीं आया, तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके। पर डे हाउ मेनी पैड्स डू यू चेंज इंक्लूडिंग डे एंड नाइट? 4 पैड्स। ओके फाइन। आपको पास्ट बचपन से अभी तक और कौन कौन सी बीमारियां हुई है? एनीथिंग लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस, एनी लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर या रिकरेंट फीवर,
टॉन्सिल्स, ऐसा कुछ हुआ है बचपन से, याद है? मैम टाइफाइड तो मुझे बहुत बार हो चुका है, मतलब ओके। अप्रोक्स 4 बार हुआ है, शायद 3-4 बार हुआ है। हम्म। जॉन्डिस भी एक बार हुआ था, डेंगू हम्म। भी हुआ है। हम्म। मुझे ना एक हर मंथ फीवर आता था, मतलब हर 15 दिन 20 दिन में ऐसा फीवर आता ही था। ये प्रॉब्लम मुझे थी लास्ट 2-3 इयर्स में ज्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने श्रीकांत सर का ही ट्रीटमेंट लिया था, तो उसके बाद मुझे अभी मतलब 7-8 महीने हो गए होंगे, मतलब 1 साल होने आए, उसके बाद अभी तक तो फीवर नहीं आया है। ओके। बस ये अभी और परसों के दिन थोड़ा सा मतलब बॉडी का टेम्परेचर ऐसा लग रहा था कि हम्म। आज फीवर है, मतलब 1 साल बाद कल लगा, परसों लगा मुझे कि थोड़ा फीवर जैसा हो रहा है। ओके। बाकी फाइन। मुझे रिकरेंट फीवर रहता था। ओके। और रुचि। रिकरेंट फीवर प्लस मैम यूटीआई भी मुझे बहुत बार हुआ है, तो यूटीआई का भी इशू था, वो भी रिकरेंट होता ही था, मतलब हर 3-4 महीने में यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता था। ओके। चिकन पॉक्स हुआ है? हुआ है। ओके। फाइन। आपके मम्मी और पापा, इनको कोई बीमारी है? हाँ मैम, पापा को डायबिटीज का इशू है। और मम्मी को बीपी हो या कोलेस्ट्रॉल हो या थायराइड वगैरह ऐसा कुछ है? ओके। है या नहीं है? आई डिडंट गेट यू, सुनाई नहीं दिया। है मैम, नहीं है। नहीं है। ओके फाइन। ठीक है। आपके सिबलिंग्स में से किसी को कुछ, एनी डिजीज स्पेसिफिक? नथिंग। ओके फाइन। स्नेहिल? रुचि 2 યસ મિનિટ મેમ. સ્નેહલ. હા, સી હિસ્ટ્રી ટેકિંગનો પાર્ટ તો અહીંયા પતી ગયો. હવે ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશનનો પાર્ટ આવશે. સો શુડ વી જસ્ટ તો ઉપરથી ખાલી હિસ્ટ્રી ટેકિંગ એક્સપ્લેન કરવા માંડ, પછી ક્લિનિકલ એક્ઝામિનેશન મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમમાં લઈ લઈએ, એવી રીતે કરીએ. ઓકે. रुचि, आप है ना म्यूट कर सकते हो. स्नेहल कोई पॉइंट रही નથી ગયો ને? नहीं. ओके ठीक है. रुचि, आपको अपना वीडियो स्विच ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कर सकते हो. अगर बीच में हमको लगा तो हम आपको वापस क्वेश्चनिंग के लिए लेंगे. दिस इज जस्ट द हिस्ट्री टेकिंग पार्ट यहाँ पे. नाउ व्हाट वी विल डू इज, हिस्ट्री में क्या सिर्फ पेशेंट ने क्या दिया और उसमें से हमने क्या एलिसिट किया, बेसिक अपने दोष धातु और मल जो है उसका कितना हमने सिर्फ इतने में से ही एलिसिट कर लिया, वो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल टेक अनदर हाफ एन आवर एंड देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन पूरा एक्सप्लेन करेंगे, वैसा करेंगे. सो दिस टाइम इट इज ओनली हिस्ट्री टेकिंग, वैसा करते हैं. स्नेहिल स्टार्ट કરી દે एक्सप्लेन કરવાનું એક એક पॉइंट. ओके. सो अभी के लिए आज जो भी एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ फॉर यंग स्टूडेंट्स हमारे जो आए हैं उनके लिए. सो एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं कि क्या हमने कैसे हिस्ट्री लिया और क्यों लिया, क्या क्वेश्चंस किए, क्यों किए. हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम यही पूछेंगे ना कि मेजर कंप्लेंट्स क्या है. सो ये केस में हमारे पास मेजर कंप्लेंट्स थी एब्डोमिनल पेन जो ऑन एंड ऑफ रह रहा है, एसोसिएटेड विथ नोशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन है, और स्टूल पास करने में दिक्कत आ रही है ना. पेशेंट ने कहा कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन ऑन हिस्ट्री टेकिंग कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो हमें दिख रहा है, विल एक्सप्लेन कैसे है. लेकिन जब पेशेंट कह रहा है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सो एज अ स्टूडेंट हमारे माइंड में पहला चीज़ यही आना चाहिए कि पेशेंट को वात की बीमारी है, वात दोष बढ़ा हुआ है. उसके साथ अभी एसोसिएशन कफ का है या पित्त का है, वो हम धीरे धीरे हिस्ट्री टेकिंग में आगे आगे देखते जाएंगे. पेशेंट ने कहा है एब्डोमिनल पेन है, सो वो कंप्लेंट के साथ साथ जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमको पूछनी है, पेशेंट को फोकस करना है पहले. सो हमारा हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट कैसे होता है, जो भी पेशेंट कंप्लेंट्स लेके आते हैं वो कंप्लेंट्स एक हो सकती है, दो हो सकती है या अनेक हो सकती है. सो वो हर एक कंप्लेंट
कितने दिनों से है, कब से है, और उसका एसोसिएटेड पार्ट कैसा है। जैसे पेशेंट ने अभी पेन कहा, सो हमने उसको इंटेंसिटी भी पूछी कि इंटेंसिटी कितनी है, फ्रॉम लोएस्ट इंटेंसिटी टू हाईएस्ट इंटेंसिटी। सो पेन इंटेंसिटी 6 आउट ऑफ 10, दिस इज पेन स्कोर, पेन स्केल। आप इवन गूगल सर्च करके देख सकते हो हाउ पेन स्केल इज नोटेड फ्रॉम 0 to 10. इट्स अ वेरी कॉमन एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग द पेन स्कोर, पेन कितना इंटेंसिटी से है। सो ये केस में हमने 6 आउट ऑफ 10 मैक्सिमम पेन दिखा है, विच इज नियरली बेरेबल पेन, जिसके लिए पेशेंट को शायद पेन किलर लेने की या कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, लेकिन वो इतना दिक्कत तो करेगा ही पेशेंट को कि वो सहन नहीं कर पा रहे, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा वो पेशेंट को उसमें से बाहर निकलने के लिए, या उसका ध्यान उसकी तरफ ही रहेगा वैसे। सो पेन रिलेटेड सारी चीजें हमने पूछनी है। सो कैसे पूछते हैं, तो कैसे रिलेशन है, दिन भर में कैसे रह रहा है पेन, मॉर्निंग में रह रहा है, आफ्टरनून में रह रहा है, इवनिंग में रह रहा है, नाइट में रह रहा है। अभी पेन एब्डोमेन रिलेटेड है, तो एब्डोमेन में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैम ने पूछा, पेन खाने के पहले है या खाने के बाद में है, तो पेशेंट ने क्या कहा, स्टूल से रिलेटेड है। अगर स्टूल पास हो जाएंगे तो पेन नहीं होता, अगर स्टूल ऑब्स्ट्रक्टेड है तो पेन हो रहा है। तो हमें इसमें क्या समझता है कि स्टूल ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। स्टूल कहाँ होते हैं, पक्वाशय में जनरली होते हैं। सो पक्वाशय में अगर स्टूल ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, राइट नाउ रीजन में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्टूल ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। सो वो स्टूल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वायु का प्रतिलोमन हो रहा है। वायु का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, अपान वायु का डाउनवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होते, वो थोड़ा सा प्रतिलोमन हो रहा है। जब जब स्टूल अटकता है तभी प्रतिलोमन हो रहा है, प्रतिलोमन हो रहा है तो एब्डोमिनल पेन हो रहा है। जब जब अनुलोमन हो जाता है, स्टूल्स निकल जाते हैं, सो पेन नहीं हो रहा है। सो हमको यहाँ पे दो चीजें क्या एज अ, स्नेहिल गो स्लो, डोंट गो दिस फास्ट। ये लोगों ने नहीं समझ पड़ा, गो स्लो। किसी को भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर ऐसे लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट है तो भी चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको और यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने अभी के लिए पेन देखा एब्डोमेन में। एब्डोमेन का पेन कैसे एलिसिट किया कि उसके साथ खाने के साथ रिलेशन है कि नहीं, और मोशन के साथ रिलेशन है कि नहीं। सो खाने के साथ पेशेंट के पेन का रिलेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोशन के साथ ज़्यादा रिलेशन है। अब और आगे हम देखेंगे। सो गैसेस है पेशेंट को। सो हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को ब्लोटिंग बहुत सारी है। ब्लोटिंग मतलब क्या होता है, पेट में आधमान होना। आधमान होना मतलब पेट में गैस ट्रैप हो जाती है, अटक जाती है। ट्रैप होने के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये केस में ऐसे लग रहा है कि स्टूल नीचे से पास अच्छे से नहीं हो रहे हैं। सो उसकी वजह से गैसेस इन बिटवीन इंटेस्टाइन के लूप्स में ट्रैप हो रही है, इसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा ब्लोटिंग लग रही है। सो ये ब्लोटिंग ये दिखा रहा है कि पेशेंट का गैस नीचे से पास नहीं हो रहा है, तो गैस का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, उदावर्त की तरफ है, प्रतिलोमन की तरफ है। उसमें ही पेशेंट को डकार भी आ रही है, थोड़े से गैस भी पास हो रहा है, लेकिन ब्लोटिंग की शिकायत ज़्यादा है। सो अभी हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं स्टूल से, तो स्टूल की हिस्ट्री आपको स्क्रीन में दिख रही है सामने, 1 से 2 बार पास हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट को स्टूल्स में स्टिकीनेस है। स्टिकीनेस मतलब क्या, चिपचिपापन, मतलब पिछिलता है स्टूल्स में। सो अगर पिछिलता मतलब स्टिकीनेस मतलब क्या होता है, जब पेशेंट मोशन पास करता है तो जो कमोड होता है, टॉयलेट पॉट होता है, उस पर अगर मोशन गिरे तो बहुत सारा पानी यूज़ करना पड़ता है उसको फ्लश करने के लिए, या तो क्लीन करने के लिए ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है। सो ऐसी कंडीशन में अगर वो टॉयलेट पॉट के ऊपर वो स्टूल्स इतने चिपक रहे हैं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इंटेस्टाइन्स के अंदर वो स्टूल्स कितने चिपक चिपक के नीचे आएगी। सो वो स्टूल की जो नॉर्मल गति होनी चाहिए, वो जितने समय में नीचे आने चाहिए और इवैक्यूएशन होना चाहिए, पक्वाशय से बाहर निकलने चाहिए, उतने समय में वो नहीं निकल पा रहे हैं। सो वो स्टिकीनेस की वजह से वहाँ पे पेशेंट को इनकम्प्लीट फीलिंग है, स्टूल क्लियर नहीं होने वाली फीलिंग है, और उसी वजह से पेशेंट को वहाँ पे गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि स्टूल स्टिकी है। कोई भी चीज़ चिपचिपी होती है, जैसे हम कोई भी फ्रूट अगर हम बाहर रख दें, खाए नहीं 4-5 दिन के लिए, और उसको ऐसे ही पड़े रहने दें, तो क्या होगा, फ्रूट थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है,
फिर उसमें से आई एम सॉरी, उसमें से थोड़ा बदबू आने लगती है, उसमें से थोड़ा पानी छूटने लगता है और वो उसमें से सड़न शुरू हो जाती है और गैस बाहर आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही ये जो स्टूल इंटेस्टाइन में से बाहर आने चाहिए वो नहीं आ पा रहा है स्टिकीनेस की वजह से। सो वो स्टिकीनेस की वजह से वहाँ पे गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, स्टूल वहीं के अंदर पड़े पड़े सड़ रहे हैं, थोड़े से फर्मेंट हो रहे हैं, इसकी वजह से पेशेंट को ब्लोटिंग भी लग रही है। अब ये स्टूल्स पेशेंट को क्यों स्टिकीनेस स्टूल्स में आ रहा है, तो उसके ऊपर से हम जाएंगे अग्नि के ऊपर। अग्नि का बल इतना अच्छा नहीं है। सो अग्नि का बल अगर अच्छा नहीं होगा, जाठर अग्नि का बल अच्छा नहीं होगा, सो जो भी पेशेंट खाना खा रहा है वो खाने का इनडाइजेशन होगा, और वो इनडाइजेशन में से पेशेंट में कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं। एक तो पहले बन सकता है आम बन सकता है, क्योंकि अग्नि की कंडीशन अच्छी नहीं है। सो बॉडी अगर डाइजेस्ट नहीं करेगी, आहार रस में से रस धातु का कन्वर्जन नहीं कर पाएगी, तो उसमें आम बनेगा। ये आम के साथ साथ और क्या क्या बन सकता है वहां पे, तीनों दोषों में से कुछ ना कुछ बन सकता है, या तो वायु बन सकता है, या तो पित्त बन सकता है, या तो कफ बन सकता है। तो ये पेशेंट में क्या बन रहा है, ज्यादा एसिड बन रहा है, क्योंकि पेशेंट को खाने के बाद एसिडिटी है। सो पेशेंट को इसमें या तो ये पेशेंट में गैसेस बन रही है प्लस पेशेंट को एसिडिटी हो रही है, तो वायु बन रहा है, वात दोष बढ़ रहा है, साथ में पेशेंट को पित्त दोष भी बन रहा है। लेकिन वो कैसी कंडीशन में बन रहा है, आम की कंडीशन में बन रहा है, आम अवस्था में हो रहा है। स्टूल में स्टिकीनेस भी ये दिखा रहा है कि मल में भी आम अवस्था है और कोष्ठ में भी आम अवस्था है। मैडम तुम्हें कहीं बोलता हो तो बोलो। નહીં વચ્ચેથી તારો અવાજ જતો રહ્યો એટલા માટે તને ખાલી કહેવા માટે અનમ્યુટ કર્યું હતું. ओके यहाँ तक सभी को समझा है? अगर समझा है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि यस, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ रहा है सो हम ये सारी चीजें फिर से रिपीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डाल सकते हैं चैट बॉक्स में प्लीज कि समझा है कि नहीं समझा है। अगर और कुछ डाउट भी है तो अभी पूछिए, तो हम और एक्सप्लेन करेंगे। ओके सो अब तक हमने क्या देखा है कि स्टूल में साम अवस्था है, उसमें उसकी वजह से वो वहां से हम कहाँ गए, अग्नि की तरफ गए। अग्नि मंद होने की वजह से क्या हुआ, सो अग्नि मंद होना, इसमें हमने ये नहीं समझना है कि सिर्फ भूख नहीं लगना अग्नि मंद होता है। अग्नि की 4 अवस्था है, मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, विषमाग्नि है और समाग्नि है। सो समाग्नि को छोड़ के दूसरी सारी जो कंडीशंस है, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि और मंदाग्नि, ये तीनों कंडीशन अगर अग्नि की होती है तो उसमें हम आम अवस्था बन सकती है, इनडाइजेशन क्रिएट हो सकता है, आहार का पचन अच्छे से नहीं होगा और उसकी वजह से दोष बनेंगे। इंटेंसिटी वाला एक बार और बता दीजिए। ओके, इंटेंसिटी ऑफ पेन, किसी भी पेन को हम इंटेंसिटी में हम कैसे डिवाइड करते हैं, 0 to 10 में डिवाइड करते हैं। दिस इज जनरल पेन स्केल, कॉमन यूनिवर्सल पेन स्केल। 10 मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है, जो पेशेंट बेयर नहीं कर पाता है, उसको सहन नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूरी होती है, कुछ ना कुछ पेन किलर जरूरी होता है। और 0 मतलब नो पेन होता है। सो ये आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, पेन स्केल डालोगे सिर्फ गूगल में तो भी आपको मिल जाएगा ग्रेडेशन 0 to 10 का। So this is very common standard practice of asking about pain intensity. Okay, Karan? So साम अवस्था हमने डायग्नोस की अब तक, अग्नि की विषम अवस्था हमने डायग्नोस की अब तक, और ये केस में वायु और पित्त की साम अवस्था है ऐसे हमने जाना है। ओके, 1 मिनट। ओके ठीक है, अभी यही चीज को हम और कंफर्मेशन करना है, क्योंकि हम पेशेंट में हिस्ट्री टेकिंग नहीं पे ही रिलाई कर रहे हैं। आज के दिन में हम पेशेंट को ऑनलाइन देख रहे हैं तो हम एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। सो जो वायु और पित्त है, जो हमने सोचा कि वायु और पित्त की साम अवस्था है, उसे हमको और कंफर्म करना है और कॉन्क्रीट करना है हमें हमारा डायग्नोसिस। वो हम अगर करना है तो हम कैसे करेंगे, वो हम कंफर्म करेंगे और सारी चीजों से। सो उसमें हम स्लीप का पैटर्न देखेंगे।
कोस्टर के बारे में आपका पूरा नाम नहीं आ रहा है खान। कोस्टर, तो कोस्टर के बारे में हमने ये स्टूल जो एग्जामिनेशन सोचा वो मैंने एलोबरेट नहीं किया, मैं और थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या देखा। पेशेंट फर्स्ट मॉर्निंग में मोशन जा रहा है, फिर इवनिंग में मोशन जा रहा है, ओकेशनल स्किप हो रहा है, उसको हम बाजू में रखेंगे। पेशेंट कैन नॉट होल्ड फॉर मोर देन 10 to 15 मिनट्स। हमें स्टूल को होल्ड नहीं करना है, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर पेशेंट स्टूल्स होल्ड नहीं कर पा रहा है, मैडम ने क्या क्वेश्चन किया कि जब भी मोशन की सेंसेशन आती है तब आप रोक पाते हो या नहीं रोक पाते। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन होता है हमारे हिस्ट्री टेकिंग में। सो अगर पेशेंट कहे कि नहीं हम नहीं रोक पाते, तो हमने क्या समझना है कि थोड़ा सा एनाटॉमी में भी जा सकते हैं हम अभी इसमें फर्स्ट ईयर में, कि जो एनाल कैनाल होती है उसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे हमारा थोड़ा सा कंट्रोल होता है, इंटरनल स्फिंक्टर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। सो जब मोशंस आके इंटरनल स्फिंक्टर पे मतलब पैक्टिनेट लाइन पे टच होते हैं, सो हमें रियलाइजेशन होता है कि अभी स्टूल्स आए हैं और हमें पास करना होगा। अगर स्टूल की कंसिस्टेंसी बनाना शेप है, एकदम फॉर्मेशन में है, सो हम स्टूल को चाहे तब तक रोक सकते हैं क्योंकि स्टूल की फॉर्मेशन है। क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर थोड़ा सा ओपन रहता है, लेकिन अगर स्टूल की कंसिस्टेंसी लिक्विडी या वाटरी होती है, सो वो स्टूल्स हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लूज मोशन में हमने सबने कभी ना कभी ये रियलाइज किया होगा या कभी ना कभी हमको ये एक्सपीरियंस आया होगा कि लूज मोशन जब भी होते हैं, वाटरी मोशन अगर हमारे केस में कभी भी हुए हैं पास्ट में कोई भी रीजन से, सो हम नहीं रोक पाते, हमें भागना पड़ता है। सो क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि वो स्टूल की कंसिस्टेंसी वाटरी होती है, हमारी एनएल कनाल उसको होल्ड नहीं कर पाती है। सो उस समय में पेशेंट को एक अर्ज होती है कि मुझे अभी रुक नहीं सकूंगा, मुझे भागना ही होगा, मुझे जाना ही होगा मोशन के लिए, आई कैन नॉट होल्ड। सो जब पेशेंट ऐसे कहता है कि आई कैन होल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटरी स्टूल्स है, लेकिन स्टूल्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज होगी, एकदम बंधी हुई नहीं होगी, एकदम फॉर्मेशन में नहीं होगी। सो पेशेंट कुछ समय के लिए उसको रोक पाएगा, लेकिन उसके बाद तो उसको जाना ही होगा। और ये केस में और एक चीज है कि पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ा है स्टूल की वजह से। सो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ले पर्सन अंडरस्टैंडिंग हमको क्या लगता है, पेशेंट अगर हमें कहता है कि हमें मोशन में स्ट्रेन करना पड़ रहा है, सो हमको ये लगता है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। लेकिन हमको ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला पूछा हमने कि पेशेंट को स्टिकीनेस है क्या स्टूल्स में, सो पेशेंट को दो वजह से स्टूल में स्ट्रेन करना पड़ सकता है, एक स्टूल की हार्डनेस की वजह से और स्टिकीनेस की वजह से। अगर स्टूल्स बहुत हार्ड है, बहुत ड्राई है, सो ड्राइनेस की वजह से स्टूल बाहर नहीं आएगा। स्ट्रेन मतलब जोर लगाना पड़े, मतलब हमें मोशन पास करने के लिए जोर करना पड़े, उसको हम कहेंगे स्ट्रेन करना। सो अगर जोर करना पड़े हमें मोशन पास करते समय, तो दो रीजन की वजह से हो सकता है। एक तो मल बहुत सूखा है, बहुत ड्राई है और बहुत हार्ड हो गया है, सो इसकी वजह से हमको जोर करना पड़े, या तो फिर मोशन स्टिकी है, सो बॉडी उसको थ्रो ऑफ नहीं कर पाएगा स्टिकीनेस की वजह से, वो इतना चिपक रहा है इंटेस्टाइन्स में कि इंटेस्टाइन उसको थ्रो ऑफ नहीं कर पाते हैं। सो इसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेन फीलिंग करना पड़ता है, जोर करना पड़ता है कि स्टूल पास हो सके। तो ये केस में हम जो ये आज का केस देख रहे हैं उसमें हार्ड और ड्राइनेस की वजह से स्ट्रेन नहीं हो रहा है, बल्कि मोशन में जो स्टिकीनेस है उसकी वजह से स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है। और मोशंस में पेशेंट ने कहा लूज कंसिस्टेंसी है, तो ये जो हमने क्लियर बात की कि पेशेंट होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो किस वजह से? थोड़ी सी लूज कंसिस्टेंसी की वजह से। ये वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं पकड़ेंगे हम, थोड़ा सा लूज, एकदम फॉर्मेशन नहीं है लेकिन फॉर्मेशन से थोड़ा सा लूज है। ब्रिस्टल चार्ट करके होता है, यू कैन सर्च ऑन गूगल, हम आगे भी लेंगे तो उसमें शायद हम लाइव फोटो भी दिखा सकते हैं कभी स्टूल्स के, अभी के लिए आज के लिए नहीं। लेकिन ब्रिस्टल स्टूल चार्ट या आप गूगल सर्च करना, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। टाइप 1 to 7 होते हैं, एकदम हार्ड स्टूल से लेके वाटरी स्टूल्स तक। सो यू कैन चेक वंस ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। सो ये पेशेंट का कोस्ट भी हमें थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। 10 मिनट्स होता है होल्ड करने का, मैक्स टाइम होल्ड करने का 10 मिनट्स नहीं होगा। मैक्स टाइम कितना भी, अगर पेशेंट का स्टूल का फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, सो पेशेंट अपनी मर्जी के अनुसार होल्ड कर पाएगा। अगर 10 to 20 मिनट्स भी अगर होल्ड कर पा रहा है तो भी मोशन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज ही होगी। अगर फॉर्मेशन है तो पेशेंट कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम।
अगर पेशेंट कहता है कि मुझे, इसमें ग्रेडेशन थोड़े से हम समझ लेते हैं कि पेशेंट अगर कहता है नहीं मुझे तो जाना ही पड़ता है इमीडिएटली, आई कैन नॉट होल्ड, तो पेशेंट की स्टूल की कंसिस्टेंसी लूज एकदम वाटर की तरफ होगी, सेमी सॉलिड से वाटर की तरफ होगी। अगर पेशेंट कहता है कि मैं कंफर्टेबली 2-3 मिनट होल्ड कर सकता हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सेमी सॉलिड की तरफ होगी। पेशेंट अगर 5-10 मिनट 15 मिनट कर सकता है तो उसकी वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं होगी लेकिन सेमी सॉलिड होगी। लेकिन इसको भी ग्राही चिकित्सा की जरूरत है। चिकित्सा में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन स्टूल्स में से पानी का जो द्रव भाग है, पानी का भाग है, उसको शोषण करना जरूरी होगा ट्रीटमेंट के पार्ट में। और अगर पेशेंट कहता है कि मैं आराम से होल्ड कर पाता हूँ, तो वो थोड़ा सा क्रूर कोष्ठ की तरफ जाएगा। और इसके पहले मैंने जितने भी कहे वो थोड़े से मृदु कोष्ठ की तरफ जाएंगे। मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ, ये डिवीजन हम यहाँ पे स्टूल की कंसिस्टेंसी के ऊपर से कर पाएंगे। ठीक है। हमको कंफर्म, अभी हमें कंफर्म करना था कि वायु और पित्त हमने अगर सोचा है ये पेशेंट में साम अवस्था में है, सो उसका कंफर्मेशन, क्योंकि हम एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, सो कैसे कर पाएंगे। सो थोड़े से हम दूसरे पॉइंट्स भी हम देखते हैं, पेशेंट की दूसरी सिस्टम को पकड़ के करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक को पकड़ा और उनकी जो कंप्लेंट थी उसके बेसिस पे हमने सोचा कि ये वायु और पित्त की साम अवस्था है, मल की साम अवस्था है और अग्नि का विषम अवस्था है। अभी हम थोड़ा सा स्लीप में जाएंगे कि कैसी नींद है पेशेंट की, तो वो मनोहर। यस, एक्सप्लेन करेगा ना थोड़ा खाली जरा। तो ब्रिस्टल चार्ट ऐसे कुछ तो दिखेगा। तो ये आप सर्च करोगे तो ऐसे टाइप का मिलेगा। आप खुद एज स्टूडेंट्स खुद की पॉटी ऑब्जर्व कीजिएगा। एवरी डे आप लोग खुद की पॉटी के पिक्चर निकालिए एंड ट्राई टू फिट इट इन बिटवीन द ग्रेडेशन एंड चेक कि आपका कहाँ पे क्रूर कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ या मृदु कोष्ठ के उसमें बैठ रहा है। कोष्ठ के बारे में जब भी ये स्टूल एग्जामिनेशन का है ना, उसका अलग से एक और लेक्चर लेंगे। ये सिर्फ आप अभी ऑब्जर्वेशन शुरू कर दीजिए और आपके कोष्ठ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अग्नि का जैसे स्नेहिल ने समझाया, वैसे आप अपने अग्नि को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। हम हर पेशेंट में जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, अपना पर्पस ये है कि हम ये ढूंढ के निकाले कि ये पेशेंट की अग्नि में कौन सी विषमता है। विषमता मतलब व्हाट इम्बैलेंस इज देयर। अगर वो मंद है तो हमें उसको समाग्नि तक लाना है, तीक्ष्ण है तो भी समाग्नि तक लाना है, और विषम है तो भी उसको समाग्नि तक लाना है। सेम वे कोष्ठ में अगर वो क्रूर है तो उसको मध्यम कोष्ठ लाना है, अगर वो मृदु कोष्ठ है तो भी हम उसको मध्यम कोष्ठ पे लाना है। जो भी ट्रीटमेंट हम आगे चार्ट आउट करते हैं वो उसके बेसिस पे होती है कि फिलहाल क्या है और उसको हमें कहाँ तक पहुँचाना है, उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ स्नेहिल, कही देना। रुचि, अगर आप अनम्यूट कर पाओ अपने आप को, कैन यू से कि इसमें से आपके स्टूल्स कौन सी कंसिस्टेंसी में जाते हैं? सर मोस्टली टाइप 2। ओके, उतने हार्ड होते हैं टाइप 2 जितने? नहीं सर, टाइट नहीं, मुझे लूजनेस रहती है। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ये चार्ट को। ये जो टाइप 1 है वो एकदम हार्ड स्टोनी पैलेटी स्टूल्स है। जैसे जैसे बकरी का शिट होता है, बकरी का मोशंस होते हैं, वैसे एकदम टाइट ब्लॉब्स होते हैं, हार्ड स्टोनी होते हैं। वो सारे चिपक के एक स्टूल की तरह आएंगे, तो ये सेकेंड टाइप होगा। ये थर्ड वाला है वो हार्ड स्टूल है जिसके मार्जिन्स में एकदम क्रैक्स है। ये यहाँ तक 1, 2 और 3 तक मोस्टली मेजरली ड्राइनेस होता है स्टूल्स में, एकदम सूखा सूखा रूखा सूखा स्टूल होता है। ये जो टाइप 4 है, वन सिंगल बनाना शेप मोशन, जिसमें एकदम इंटेस्टाइन के शेप जैसे लंबा मोशन होगा, ये नॉर्मल स्टूल की तरफ जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे मल्टीपल पीस हो गए, सो वो नॉर्मल स्टूल की तरफ नहीं जाता है।
उसके बाद अगर इसको हम और इंटीग्रेट करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे और थोड़ा सा लूज करेंगे तो ये टाइप 5 और 6 होगा, और 7 एकदम वाटरी और लिक्विडी कंसिस्टेंसी की तरफ जा रहा है। ओके, ठीक है। सो पेशेंट में हमने जो भी सारी चीज़ें दिखी और उसमें हमको कंफर्म करना था कि दूसरे कौन से दोष है साथ में। सो उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरे सिस्टम्स का सहारा लेंगे टू कंफर्म। सो हमने मनोहर स्त्रोतस के जो भी स्लीप के बारे में हमने पेशेंट को पूछा। सो उसमें 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये डॉक्टर्स को ज़्यादा क्लियर होगा, स्टूडेंट्स के लिए शायद डिफिकल्ट जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना इजीली इसको समझा सके। स्लीप जो होती है, हमारी निद्रा होती है, उसके लिए 2 चीज़ें, नॉर्मल स्लीप के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक नॉर्मल कफ दोष और एक तमगुण। ये नॉर्मल हो सो हमें तुरंत नींद आ जाती है, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, हम सुबह फ्रेश उठते हैं, हमारी पूरी सिस्टम अगर अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके दूसरी सारी हमारे स्रोतस अच्छे हैं, सो हमारी नींद अच्छी होगी। लेकिन अगर हमको नींद में से सिर्फ दोषों का विभाजन करना है, दोष पकड़ने हैं कि कौन से दोष है, सो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं? हम उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। नींद आती है कैसी, जब हम सोने जा रहे हैं तब कैसा स्टेट है हमारा, उसके बाद जो नींद आई है उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद जब हम उठते हैं, जब हमें जाग आ रही है, तब हमारी क्वालिटी नींद की कैसी है या हमारी ओवरऑल कंडीशन कैसी है। सो जब हमने रुचि को पूछा कि आपको नींद आने में कितना समय जाता है, तो उन्होंने कहा 30 से 45 मिनट आइडियल टाइम सोने का कैसे है। अगर बॉडी को नींद क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे मन को रेस्ट मिलना चाहिए, हमारे बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए। सो उसके लिए अगर हमारे दिन भर में हमारी सारी सिस्टम ने जो काम किया है, उसके बाद नींद में सारी सिस्टम, सारे भी जितने भी स्रोतस है, वो रीसेट मोड में जाते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रिपेयर करना है। सो बेड पे जाते ही इमीडिएटली नींद आनी चाहिए। लेकिन ये केस में कैसे हो रहा है? इनिशिएशन मतलब नींद आने में ही आधे से पौना घंटा जा रहा है। सो अगर हम वायु दोष और पित्त दोष के बढ़े हुए वृद्धि के लक्षण देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? निद्रा भ्रंश और निद्रा नाश लिखा है। सो पित्त का अगर हम लक्षण पढ़ेंगे तो उसमें निद्रा नाश लिखा है, मतलब नींद नहीं आएगी पेशेंट को। सो अगर पित्त बड़ा है तो पेशेंट को नींद नहीं आएगी। सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाए स्क्रीन में, तो एसिडिटी मतलब पित्त बढ़ा हुआ है पेशेंट का, वो दिख रहा है, वो उसके स्लीप पैटर्न में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पेशेंट को नींद अच्छे से नहीं आ रही है। इनिशिएशन में मतलब नींद आने में ही पेशेंट को समय जा रहा है 30 से 45 मिनट। फिर कंटिन्यूएशन में पेशेंट को इतनी दिक्कत नहीं है, पेशेंट कंटिन्यू सो पा रही है, लेकिन जब उठते हैं तो उतना फ्रेशनेस नहीं है। फ्रेशनेस कब आ रहा है? जब मोशन पास हो जाए तब फ्रेशनेस आ रहा है, मतलब वायु का अनुलोमन हो जाए, मतलब जब मोशन नीचे से निकल जाए और उसके साथ वायु भी नीचे से अनुलोमन की गति में जाए, अपनी नॉर्मल गति में जाए, तब पेशेंट को फ्रेशनेस होती है। सो इसमें भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि नहीं, जो हमने सोचा था कि साम पित्त की और साम वायु की अवस्था है, वो हमारे स्लीप पैटर्न में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सो थोड़ा थोड़ा हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि जो हमारा डायग्नोसिस था दोष पकड़ने का, वो सही सही जा रहा है। लेकिन इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? हम एग्जामिनेशन से कंफर्म करेंगे, जो हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर में ले सकते हैं। अभी अगर किसी को भी क्वेश्चंस है, सो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि 10 ही मिनट हमारे पास है। हम पूरा हिस्ट्री टेकिंग तो 1 घंटे में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन इतना जितना हमने आज सीखा उसके बेस पे किसी को अगर क्वेश्चन है, सो चैट बॉक्स में डालिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हिमा मैडम और श्रीकांत सर इसमें और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 मिनट है, तो शायद क्वेश्चन आंसर के लिए हम रख सकते हैं। श्रीकांत सर, आपने बच्चों को अग्नि और कोष्ठक की क्लास ली है ना?
ओके, ठीक है। स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वैद्य भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी गिव फर्स्ट चांस टू स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आप लोग को कोई प्रश्न नहीं है तो वैद्य कोई भी पूछ सकते, कोई भी प्रश्न। कोई भी बेसिक क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हो, या कुछ पॉइंट यहाँ से नहीं समझे तो भी आप पूछ सकते हो, और कुछ क्वेश्चन है जितना हमने आज हिस्ट्री टेकिंग लिया उसमें तो भी आप पूछ सकते हो। आप सिर्फ चैट बॉक्स में आपका नाम डालिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ओके रुचि, में आप अनम्यूट हो, शायद मैंने आपको अनम्यूट ही रखा है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी सर, जैसे कि अभी आपने डायग्नोज किया कि साम पित्त और साम वायु की कंडीशन है, तो हम इसमें ये कैसे पता पड़ता है कि मतलब आम भी इंक्लूडेड है दोषों के डिस्टरबेंस के साथ? आपको स्नेल टू आंसर करे जो आंसर करूं? તમે કરો मैम, मैं डिस्कस कर लूँ। रुचि, आपने क्या बोला? मुझे हैवी लगता है ना? दोष तो कंफर्म हो गए कि वायु एंड पित्त है, आपके जितना भी स्नेल ने बताया उसमें। अभी साम और निराम है, ये कैसे पता करेंगे, है ना? सो आपने बोला मुझे हैवी लग रहा है। जब पेशेंट बोलता है मुझे हैवी लगता है, तो आम का गुण क्या है आपको श्लोक तो पता है ना? उसमें लिखा है कि आम जो होता है वो कफ के समान होता है, उससे हैवीनेस फील होती है। सिर्फ लाघवता एंड गुरुता, उससे ही इमिडिएटली पता चलता है कि आम है कि निराम है। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन का या 10 दिन का ट्रीटमेंट लोगे तो आम 7 दिन में या 10 दिन में चला जाएगा। बट इसमें भी ना ग्रेडेशन होती है कि सपोज आपने 7 दिन दवाई ली, 7 दिन में भी पहले दिन आपने ली, जितना आम पचन हुआ नेक्स्ट डे हेवीनेस थोड़ी कम हो गई, तो आपको पता चलेगा कि ओके मेरी सामता थोड़ी सी कम हुई। वैसे ग्रेजुअली एवरी डे देयर विल बी अ ग्रेडेशन, एंड ऑन द 7th डे इफ यू कंपेयर टू द फर्स्ट डे बहुत लाइट लगेगा। जैसे जैसे ट्रीटमेंट आपकी बढ़ती जाती है एंड जितनी हैवीनेस कम होती जाती है, उससे आपको समझेगा कि ये सामता कम हुई। सामता को दूसरा आप कैसे पहचानोगे? आपके जो गैसेस है वो इजीली पास नहीं होते हैं, अटक जाते हैं, एंड जब आप मोशन करने भी जाते हो तो बहुत सारा स्ट्रेन करना पड़ रहा है, तो ये सामता के लक्षण है। विमूढ़ अनिलता जो है वो भी आपको साम दोषों में और साम पुरुष में आम के लक्षण में दिखता है। जैसे जैसे आम का पचन होता है तो उसका एक और लक्षण है कि वायु है उसका अनुलोमन होता है, क्योंकि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वायु को जाने के लिए, दैट पैसेज हैज ओपनड अप। जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दोषों से भी होती है, एक्स्ट्रा दोषों से, और आम की वजह से भी होती है। सो हेवीनेस एंड लाइटनेस इज द फर्स्ट थिंग दैट डिसाइड्स वेदर देयर इज सामता और निरामता इन द दोषास। फिर बीजा भी पॉइंट्स का हुए तो कही दे। दिस इज द इजीएस्ट पॉइंट, मतलब स्टूडेंट्स को समझाने के लिए सबसे इजीएस्ट पॉइंट है, सामता है कि निरामता है। वैसे और साम अवस्था क्रिएट होने के लिए हम श्लोक पढ़ेंगे, सो उस समय हमें पता चलेगा कि अग्नि मंद है तो आम अवस्था क्रिएट होती ही है, और आम अवस्था क्रिएट होती है तो उसके साथ जो भी दोष होते हैं उसको वो लग के जाती है, साथ में वो दोष उसको लेके जाते हैं। सो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट हम प्रैक्टिस में, जब प्रैक्टिस में आओगे तब ये बाय डिफ़ॉल्ट वो माइंड में आ ही जाना चाहिए, तब तक कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो शायद सामावस्था लेके ही आया है। ये एक डाउट माइंड में हमेशा रखना ही है कि पेशेंट सामावस्था लेके ही आया है। निराम अवस्था वाले दोष वाले पेशेंट बहुत कम आते हैं, सामावस्था वाले ज़्यादा आते हैं। तो ये हमने माइंड में डाउट क्रिएट रखना ही है पेशेंट को चेक करते वक्त कि यू हैव टू सर्च कि ये सामावस्था है कि नहीं, एंड कन्फर्म कि ये सामावस्था है। तो हम एग्जामिनेशन में जाएंगे तो और क्लियरली बताएंगे कि कैसे सामावस्था को हम एग्जामिनेशन में पकड़ते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा माइंड में क्वेरी हमेशा ही रखना है कि ये सामावस्था वाला पेशेंट है क्या, और कंफर्म करना है कि नहीं है या है वैसे। और याशिका, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दिया है, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सर मुझे एक चीज और पूछना थी। गो अहेड।
साम अवस्था है वो है या फिर कफ दोष का डिस्टरबेंस है, इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता पड़ता है? क्योंकि उन दोनों के आम और कफ के गुण तो सेम ही होते हैं ना ऑलमोस्ट। आम और कफ के गुण सेम है, लेकिन क्लिनिकली आप कैसे डिसाइड करोगे? जी मैम। आपको जब भी पेशेंट हैवीनेस है ऐसे बोलता है, तो आपको फर्स्ट चीज यही गिननी है कि ये आम है दोष। आम एक सेपरेट एंटिटी है जिसके साथ 1, 2 एंड 3 दोष चिपकते हैं। मतलब साम वायु, मतलब आम के साथ जुड़ा हुआ वायु, आम के साथ जुड़ा हुआ पित्त एंड आम के साथ जुड़ा हुआ कफ, ऐसे लेना है। अगर सिर्फ प्लेन कफ है एंड वो अगर इजीली निकल आता है तो वो निराम कफ है। लेकिन जो कफ आपका ऐसा है कि आपको खींच के निकालना पड़ रहा है, एग्जाम्पल एक्सपेक्टोरेट करने में ऐसे करके खींच के निकालना पड़ रहा है, तो हमें समझना है कि इसमें सामता जुड़ी हुई है, ये अभी तक पक्व नहीं है ये कफ। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। मतलब जब आप अब सर्दी के बारे में पूछोगे कि कफ साम है कि निराम है, हाँ, तो पेशेंट को ये पूछना है कि आप जब कफ खींच के निकालते हो तो वो इजीली निकलता है या खींच के निकालना पड़ता है? तो पेशेंट बोलेगा कि नहीं, मेरे को ऐसे लगता है कि गले में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आती है उसकी मूवमेंट में, मतलब कफ खींच के निकालना पड़ रहा है, चिपका हुआ ही रह रहा है, तो इसको साम गिनना है। साम कफ ही गिनना है, उसको आम सेपरेटली मत गिनिए उसमें कि आम अलग है और फिर कफ अलग है। आम कफ के साथ मिलेगा तब वो साम कफ, ऐसे गिनना है आपको। जी मैम, थैंक यू। इतना क्लियर हुआ? मतलब आपको क्लिनिकली कैसे जानना है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, आप थियोरेटिकल उसमें जाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। पेशेंट में आपको कैसे जानना है कि भाई ये साम है कि ये निराम है? साम वायु है तो सिंपल सा चीज है कि वायु कहीं पे भी अटक रहा है आपका, इजीली पास नहीं हो रहा है, ब्लोट हो रहा है पेट, या फिर गैस नीचे पॉटी की जगह पे अटकी हुई है रेक्टल एरिया में, लेकिन इजीली निकल नहीं पा रही है, यू हैव टू फोर्स, यू हैव टू स्ट्रेन टू रिमूव दैट गैस। या फिर आपको डकार भी आती है लेकिन अटक अटक के आ रही है। एक होती है कि डायरेक्टली डकार आ गई, निराम वायु हो सकता है वो, लेकिन प्रतिलोमित वायु है। लेकिन अगर वो वायु, जैसे मेरी डकार यहाँ अटक गई है, आते आते रुक गई है, ये साम वायु है। मतलब आम की वजह से वायु ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो ये साम वायु। पित्त साम है ये कैसे जानेंगे आप? अगर वो खट्टा हो गया, जैसे अम्ल पित्त है, मतलब खट्टी डकार आ रही है, तो वो साम पित्त है। पित्त का जो नेचुरल ओरिजिनल गुण है वो होता है तीखा होना। अगर वो कड़वा हो गया, दैट इज ऑल्सो सामता। अम्ल हो गया, वो भी सामता। सो वो टेस्ट से हो गया। अगर उसका स्मेल नेचुरल भी हल्का सा विस्टर होता है, लेकिन उसी को पसीने के से पेशेंट के एकदम खट्टी स्मेल आ रही है, या देर इज अ वेरी रैंसिड स्मेल दैट कम्स फ्रॉम द पेशेंट, तो वो साम पित्त है। कफ में सामता कैसे जानेंगे? तो कफ निकालने में या पास होने में दिक्कत हो रही है, सो दैट इज साम कफ। सो आप साम दोष को पहचान सकते हैं। अकेले आम को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये जनरल केसेस में बता रही हूँ। आम एक्चुअली मोशंस में भी निकलता है, जब पाचन हो जाता है तो आपको मोशन के साथ अलग से निकला हुआ आम भी दिखता है। वो दिखता म्यूकस की तरह ही है, लेकिन उसका स्मेल बिल्कुल आम गंधी, उसको एकदम टिपिकल स्मेल है। जब पच के अलग से निकलता है तो गैसेस अलग से निकलती है, लेकिन वो इजीली पास हो जाती है और गैस, और अलग से म्यूकस भी गिरता है, जो अलग टाइप का स्मेली म्यूकस होता है वो निकलता है। जब अगर पित्त निकलता है, आप जब भी विरेचन वगैरह देते हैं तभी भी आम उसके साथ अलग से निकलता हुआ दिखता है, लेकिन ये सारे और अलग अलग कंडीशंस है।
सिंपल आपको अभी समझने के लिए, एनीवेयर व्हेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड वायु, सामवायु, चेंज इन स्मेल, टेस्ट, स्मेल ऑफ स्वेट, स्मेल ऑफ बॉडी, टेस्ट ऑफ पित्त, मतलब जो डकार आती है उसमें, अगर वो चेंज हुआ है तो वो साम पित्त है। इजीली एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेन करना पड़ रहा है, तो वो साम है। मोशंस इजीली नहीं निकल पाते हैं, ड्राइनेस है और स्टूल्स नहीं निकल रहे तो वो अलग स्टोरी है, दैट इज निराम। लेकिन अगर स्टूल्स स्टिकी है, चिपचिपे हैं, पेस्ट फॉर्म में है, तो वो साम पुरुष है। आई थिंक इतना पॉइंट एकदम क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। इट्स नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर एवरीबडी। इज दैट क्लियर? यस मैम, बहुत अच्छे से समझ आया। ओके आस्था, आपको भी कोई प्रश्न है तो स्नेल सर ने आपको भी अनम्यूट किया होगा, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। एक टेक्निकल क्वेश्चन है आस्था चौबे का कि गैस के डिस्क्रिप्शन में जो साइन बताया है, जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किए हैं, वो क्या है और उसका मतलब क्या है। इट्स अ वेरी बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। जो डाउनवर्ड एरो है वो हमने हमारे शॉर्ट फॉर्म के लिए, हमारे केस पेपर में लिखने के लिए ये साइन है। ये कोई स्टैंडर्ड साइन नहीं है, जनरलाइज्ड साइन नहीं है। ये हमारे केस पेपर में हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिखते हैं। डाउनवर्ड एरो है वो फ्लैचुलेंस, मतलब नीचे से जो अपान वायु की गैस पास होती है, पेशेंट को जो नीचे से गैस छूटती है, उसके लिए हम डाउनवर्ड एरो लिखते हैं। अपवर्ड एरो है वो डकार के लिए है, उद्गार के लिए है। और जो सर्कुलर एरो है वो आधमान के लिए है, ब्लोटिंग के लिए है। अगर पेट में गैस अटकी रह गई है, पेशेंट को लग रहा है कि पेट में गैस, पेट गैस से फुल रहा है, ऐसी आधमान की कंडीशन को हम ऐसे डबल साइडवेज एरो लिखते हैं। और ए है वो एसिडिटी है। यहाँ पे एसिडिटी को एसिडिटी नहीं समझते हुए पित्त ही समझेंगे। और उसमें प्लस साइन मतलब पेशेंट को पित्त की तकलीफ है, लेकिन कब है? पोस्ट मील है, खाने के बाद है, तो वो भी साम अवस्था दिखा रही है। और के वाला है वो कफ का है, जो ये पेशेंट में नहीं था, लेकिन उसका ऑलरेडी हिमा मैडम ने एक्सप्लेनेशन कफ और साम कफ के एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि चिपचिपा कफ है, पेशेंट को निकालने के लिए तकलीफ हो रही है, तो वो साम कफ है। इजीली निकल रहा है तो निराम कफ है। और उसमें सीजनल चेंज की वजह से भी कफ हो सकता है, डस्ट की एलर्जी की वजह से कफ हो सकता है। गाढ़ा कफ है तो वो कफ की तरफ जाएगा, लेकिन पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि नाक से पानी बह रहा है, छींके आ रही है, सो वो वायु पित्त वाला प्रतिशय है, जिसमें नाक से पानी बह रहा है तो पित्त वाला है, छींके आ रही है तो वायु का अनुबंध है। सो ये थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे अगर नेक्स्ट केस हमको ऐसा कुछ मिलता है तो, लेकिन ये समझाने के लिए टेक्निकल चीज़ें हैं जो आस्था ने पूछी। नेक्स्ट याशिका को अगर आपको क्वेश्चन है तो याशिका प्लीज अनम्यूट करिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। सर एक्चुअली मुझे यही क्वेश्चन था कि है ना, आम जो है वो वातपित्त कफ में से कौन सा दोष इन्वॉल्व है उसके साथ, वो कैसे पता चलेगा? तो अभी थोड़ी देर पहले मैम ने जो साइन एंड सिम्टम्स बताए उससे को रिलेट करके सर मेरा डाउट सॉल्व हो गया। गुड। श्रीकांत सर, तुम्हाला पण अनम्यूट करायचा ऑप्शन आहे, तुम्ही पण क्वेश्चन टाकला आहे. गुड इवनिंग सर। सवाल इतना ही था कि हम बहुत बार ये आम उसकी गुरुता और इसके बारे में शारीरिक लक्षण की तो बात करते हैं, बट इसका परिणाम मानस लेवल पर दिखता है क्या पेशेंट में? दिखता। सर जो मतलब ये सब सबके लिए है, हमें जो भी चाहे खाना है, फिजिकल फॉर्म का खाना है, ये एक इनपुट है। एक इनपुट होता है एनवायरनमेंट से, तीसरा इनपुट जो है वो है मन के विचार। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर के लोगों का
जैसे हम एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, आज हमने अग्नि और कोष्ठ के बारे में हिस्ट्री टेकिंग में देखा, कितना सारा समझाया, बोला, जो भी है। अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को या किसी वैद्य को हजम नहीं हुआ, मतलब समझा नहीं, जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होता या परकोलेट नहीं होता, तब तक वो अपक्व फॉर्म में है। सपोज ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो ये मन में बैठ गया, ये कभी भी जिंदगी में ऐसे फिट हो जाएगा कि कभी भी नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं और हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, एग्जाम्पल रुचि के केस में, उसने कुछ खाया बाहर का खाना, पर उतनी अग्नि नहीं है कि उसको पचा सकी, तो उस खाने से आम बना। आम तो बना क्योंकि वो इमीडिएट इंडाइजेशन का पार्ट है, लेकिन उसके बॉडी में ये जो दोष है वायु और पित्त, ये ऑलरेडी किसी और रीजन से बढ़े हुए हैं। सो क्या फैक्टर हुआ? आम, वायु एंड पित्त, एंड देन ये तीनों साथ में मिले एंड ये सारा सिम्टम हुआ। सेम वे अभी ये वायु एंड पित्त बढ़े क्यों? सिर्फ इतने से खाने से वायु पित्त नहीं बढ़ते हैं, है ना। ये तो कुछ ट्रिगर फैक्टर है, जैसे मटका बूंद बूंद से भरता है, वैसे अपने बहुत सारी मेंटल चीजें, मानसिक चीजें होती है। एग्जाम्पल, कोई इमोशन ऐसा, मुझे ये पढ़ाई करनी है लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि मैं डाइजेस्ट करूँ, नहीं डाइजेस्ट हुआ, दिस बिकम्स मानसिक आम, इट बिकम्स अ नैगिंग थॉट, जिसके ऊपर आप बार बार जाके विचार करेंगे। लेकिन अगर आपकी मन की, बुद्धि की उतनी अग्नि है, आपने उसको पहले तो जाना, मन से एक बार ओके परसीव किया, बुद्धि से आपने उसको प्रोसेस करने की भी कोशिश की, एंड सपोज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो देन योर बॉडी हैज असिमिलेटेड, द माइंड हैज असिमिलेटेड एंड इट इज गॉन, सो देन इट इज नो मोर एन आर्म। लेकिन लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होती है, एग्जाम्पल आई कैन से, मेरा खुद का एग्जाम्पल, लास्ट ईयर माई मदर इन लॉ पास्ड अवे, आई लॉस्ट हर, इट बिकेम लाइक अ मानसिक आर्म फॉर मी। मैंने उस समय तो अपने आप को पूरा अलग कर लिया इससे, कि पूरा काम में अपने आप को डाल दिया। लेकिन हुआ क्या कि मैंने उस जो इंसिडेंट को, वो लॉस को प्रोसेस ही नहीं किया एंड उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब जैसे जैसे समय जाते जा रहा है, दैट इज बिकम लाइक अ मानसिक आर्म फॉर मी, एंड दिस मानसिक आर्म, क्योंकि ये मन में है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन तो शरीर पे ही होगा। मन तो खराब होता ही है, बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग अ ह्यूज स्पेस इन माय मनोवह स्रोतस। सो दिस इज वन आर्म इन माय मनोवह स्रोतस। कुछ काम करने पे कहीं ना कहीं तो ये बाकी की चीजों में ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, एंड वन थॉट गोज ओवर देयर एंड देन कुछ उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा बिहेवियर में। अनदर थिंग इज, बिकॉज दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड इट इज ओवरहीटिंग माय सिस्टम ओवर हियर, सॉरी हिंदी में बताती हूँ, क्योंकि ये इस प्रकार से मेरे मनोवह स्रोतस में एक जगह रोक के रखा हुआ है, तो ये मेरे मन पे कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता है। सो मेरे बिहेवियर में कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन आता ही है, ये मानसिक आम है। अगर मैं अपनी बुद्धि से इसको सोच सोच के, उसका विघटन कर करके, उस बुद्धि से उसको डाइजेस्ट कर लूँ, तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। सो इसको समय लगता है, लेकिन अगर इसको भी हम पचा लेते हैं तो ये कम हो जाता है। यदि हम इसको नहीं पचाते हैं तो इससे जो वायु और पित्त, क्योंकि मन को जब भी संचरण करना है इन स्रोतसों में तो वायु लगता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है तो कहीं पे ना कहीं तो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन से ऊर्जा, एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। वो जो वायु एंड पित्त दोनों बढ़ते हैं, ये काफी सारे लोगों में वायु पित्त बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मानसिक आम, जो कि आजकल की पब्लिक, मतलब जो हम देखते हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा जो वायु और पित्त बढ़ने का कारण है वो मानसिक आम ज्यादा है। फिजिकल जो खाते पीते हैं बाकी का सब है वो तो है ही, लेकिन ये मानसिक आम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि ये मानसिक आम क्या होता है। आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो। Yes, yes, yes. Snail, you want to add something to this?
नो, પછી વધારે આમ થઈ જશે. घनश्याम सिरवी, आप अनम्यूट कर सकते हैं. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, घनश्याम का, एंड देन वी कैन वाइंड अप द सेशन. घनश्याम, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. गुड इवनिंग सर. सर मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं पूरा उसको उसमें लिख चुका हूँ शायद. क्वेश्चन तो सर वही है मेरा जो मैंने लिखा है कि यस सर, मेरा कहना यह था सर कि प्रकृति के हिसाब से अगर किसी की नेचुरल कंसिस्टेंसी वैसी जैसी अपन ने आइडियल मानी है क्रिस्टल स्टूल चार्ट के हिसाब से, अगर वैसी नहीं है और अगर उसको कोई कंप्लेंट नहीं है या जैसा भी उसका स्टूल आ रहा है अगर वो फ्लोट भी कर रहा है, तो सर कैसे, क्या मतलब एक आइडियल जो अपन ने बना रखा है वो क्या उस तरह से वैसा शाश्वत है जैसा चला आ रहा है, या ये हमारा नया वैसा कुछ बनाया हुआ है सर? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है घनश्याम, फिर से पूछेंगे? सर मैं मेरा क्वेश्चन जो लिखा है उसी को रिपीट करता हूँ. प्रकृति के हिसाब से नेचुरल कंसिस्टेंसी की परीक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि कंसिस्टेंसी वैसी ना हो जैसी कि आइडियल अपन ने ब्रिस्टल स्टूल चार्ट में देखी है. अगर व्यक्ति को कोई कंप्लेंट भी नहीं है, जैसा स्टूल आ रहा है वो अगर फॉर्म नहीं भी है और अगर फ्लोट कर रहा है, तो सर कैसे उसको डिसाइड करेंगे कि हाँ वो ठीक है या कुछ उसको इशू हो सकता है या वैसा? कंसिस्टेंसी बनाना शेप होना ही चाहिए, मतलब ये जरूरी है या नहीं भी चलता है अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो? घनश्याम जी, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर ना बहुत लंबा चलेगा बिकॉज इट विल टेक वन होल लेक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ योर मल शुड बी. बट इन शॉर्ट आंसर है यस, बनाना शेप बनना चाहिए. बट बनाना शेप बनने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन होता है. सो उसको रिलीज कैसे करना है, क्या करना है, उसको हम अगले कोई कोष्ठक के लेक्चर में देखेंगे. लेकिन यदि स्टूल का फॉर्मेशन नहीं है, आप कोई मेडिसिन पे नहीं हो, रेगुलर खाना खा रहे हो, एंड अगर आपके स्टूल का फॉर्मेशन नहीं है या किसी पेशेंट के स्टूल का फॉर्मेशन पेस्टी है बहुत, तो डेफिनेटली ही नीड्स ट्रीटमेंट. जबकि मेजॉरिटी जो भी ऐसे होते हैं ना मृदुकोष्ठी व्यक्ति, वो ऐसे बोलते कि नहीं हमको कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा तो रोज 40 पास हो जाता है. लेकिन स्टूल का डिटेल स्टडी करते हैं ना, तो उन्हीं में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है. 90% ऑफ द पेशेंट्स दैट वी डील विद आर जनरली मृदुकोष्ठी. क्रूर कोष्ठ वाले बहुत कम आते हैं अपने पास पेशेंट. सो यस, बनाना फॉर्मेशन इज नेसेसरी. एक फॉर्म होना जरूरी है उसका. Yes, ma'am. ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है घनश्याम जी, वो हम स्टैंडर्ड नहीं मान रहे हैं, हम वो आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं. अगर हम चार्टिंग करने बैठेंगे तो हमारे पास नहीं तो भी अभी 10,000 के ऊपर स्टूल के पिक्चर है. सो ब्रिस्टल स्टूल चार्ट बहुत कम पड़ जाएगा उसके लिए. लेकिन बेसिक शुरुआत थी, आज का फर्स्ट लेक्चर था. सो आपको समझाने के लिए आप लोगों को कि ऐसी स्टूल की कंसिस्टेंसी मेजर वे में होती है. सो वो दिखाने के लिए था. उसको हम स्टैंडर्ड नहीं पकड़ते क्योंकि ब्रिस्टल स्टूल चार्ट कोलेरा के लिए बनाया गया था, उसका लूज मोशन वाटरी स्टूल्स दिखाने के लिए. सो उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, आज के लिए दिखाने के लिए हमने यूज़ किया. लेकिन कंसिस्टेंसी यस, फॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर नहीं हो रहा है, पेशेंट को कंप्लेन नहीं है, सो पेशेंट अवेयर नहीं है अपनी बॉडी के बारे में. सो हम उसको अगर एग्जामिन करेंगे तो, और अगर हिस्ट्री टेकिंग करेंगे तो समझेगा कि कितनी सारी दिक्कत है और उसको क्लियर ऑफ करना ज़रूरी है टू बिकम स्वस्थ. हमारा आयुर्वेद का तो यही मेजर है ना कि जो रोगी है उसको तो उसको रोग में से बाहर निकालना है. लेकिन स्वस्थ की डेफिनेशन सुश्रुत के अनुसार देखेंगे तो मन, इंद्रिय, आत्मा तक जाती है ना. सो वो लेवल पे जाने के लिए हमको क्लियर ऑफ करना ज़रूरी होता ही है और ये स्टैंडर्डाइज करना पड़ता ही है हमें. ओके, थैंक यू सो मच सर. ओके. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में है वो आंसर हो चुके हैं. प्रवीण का जो क्वेश्चन है व्हाई देयर इज कॉन्स्टिपेशन बिफोर अतिसार, हम वो क्वेश्चन से शायद नेक्स्ट सेशन अगर हमारा रहता है तो शुरुआत करेंगे.
if Hima madam and Shrikant sir permits, we can log off right now. We can stop the session. हाँ, अपने बिजी शेड्यूल से इतना समय निकाल के अपने जो सिखाए स्टूडेंट्स को, उसके लिए एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ मैम सर। अपर लेवल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर से स्टूडेंट लेवल ग्राउंड लेवल पे आके बच्चों को सिखाना, उसके लिए एफर्ट हर किसी को पॉसिबल नहीं होता, और उसके लिए समय निकालना तो बहुत कम लोगों को पॉसिबल हो पाता है। सो आई एम वेरी थैंक यू। मोस्टली इसके अगला सेशन भी अपना शायद प्लान आउट हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। अभी के लिए तो हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है मैम?